This conference will जी now be वालेकुम। recorded. सर जो कल असाइनमेंट में क्वेश्चन था जी सर, उसमें से एक क्वेश्चन है कि सर उसने हमें कहा था कि लोन जो है वो मेरा एडजस्ट हो गया 1 मिलियन का अगेंस्ट सॉरी बोनस जो है वो मेरा एडजस्ट हो गया अगेंस्ट लोन। तो सर हमने या तो उसे उधर 5 मिलियन से 4 मिलियन कर दिया, तो फिर सर हमने उसे सैलरी में लोन को बोनस को दोबारा ऐड क्यों किया? अच्छा, आप ऐसे मिसाल इसकी एग्जांपल लो कि अगर लोन मैंने किसी थर्ड पार्टी से लिया होता, फॉर एग्जांपल आप समझो इसको कि मैं इमरान हूँ, मैंने लोन लिया, इमरान शहजाद, और ये एबीएल बैंक है और ये मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड। मैंने एबीएल से लोन लिया हुआ है 5 मिलियन का, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने मुझे 1 मिलियन बोनस दिया, मैंने वो 1 मिलियन जो था वो बैंक को पे कर दिया। अब मैंने बैंक के कितने पैसे देने हैं? 4 मिलियन, सही है। अब देखो मैंने अपने एम्प्लॉयर के, अब इसको आप ऐसे समझो मैं हूं और एक आप है, ठीक है। आपने मुझे 5 रुपए दिए हुए हैं उधार, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। एक वक्त आता है कि आप मुझे कहते हैं कि यार वो आपका 1 रुपया बन गया तो मेरे से ले लो। उसका तरीकेकार क्या हो सकता है? एक तो ये कि मैं आपसे 1 रुपया लूं और 1 रुपया आपको वापस कर दूं, तो ये मेरी इनकम नहीं है 1 रुपया जो मैंने आपके लिए काम किया। और जब मैंने वापस किया तो आपका लोन कितना बचा? 4 रुपए। समझ आई मेरी बात सर की? यस सर दूसरी आगे, बात है, लेकिन सर देखें दूसरी बात ये है बेटा, एक मिनट बात, दूसरी बात ये है कि मैं कहूँ यार मैंने 5 आपके देने हैं, एक तुमने मेरा देना, वो माइनस कर लो, फिर 4 आ गए। जो चीज मुझे, देखो रिसीट की डेफिनेशन क्या थी? नंबर 1 एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है, अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। सर ये क्लास का टाइम 4:45 पे नहीं? नहीं, मैं डिस्कशन आंसर सेशन जो है ना, वो आंसर क्वेश्चन सेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरी है मेड अवेलेबल, है ना ऐसे। तो ये जो है ये अप्लाई हुई है ना मेरे, यानी मेरा लोन डिस्चार्ज किया गया, ये ऐसे ही है जैसे ये मुझे मिली है। आप इसको टैक्स के पॉइंट व्यू से निकाल दो, कॉमन सेंस के अंदर इसको यूज करो कि क्या होना चाहिए। आप बताओ, क्या ये मेरी इनकम नहीं है? अब पूछो मेरे से सवाल शुएब। यस सर है इनकम। सर लेकिन देखें, उसने हमें ये कहा है कि हम मेरा जो लोन है 5 मिलियन का वो 1 मिलियन के साथ एडजस्ट कर दें। तो सर हमने ठीक है उसे सैलरी में ऐड कर लिया, तो फिर सर हमने उसे बोनस की तो रीपेमेंट होती ही नहीं है। रीपेमेंट नहीं होती से क्या मुराद है? मींस जो हमने 5 बोनस मिलियन की, से 4 मिलियन की है। वो तो मैंने उनका लोन देना था ना, मैंने कंपनी से उससे पहले 50 लाख लिया हुआ था, ठीक है। कंपनी ने कहा एक दिन आके कि यार वो आपका 10 लाख रुपया है, वो हमसे ले लो आके। मैंने कहा जी मैंने 50 लाख रुपया जो आपको देना उसमें से 10 लाख रुपया माइनस कर दें, बाकी मैंने कितना देना? उन्होंने कहा जी 40 लाख। मैंने कहा ठीक है। आप वो किस जी बोनस सर की बात ठीक। कर रहे हैं? सर वो जो उसने कहा था आप कि बोनस शेयर उसे, की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सर जो उसे 1 मिलियन बोनस मिला था उसे कंपनी ने दिया था उस क्वेश्चन में, हाँ हाँ, मैं उसी वो की बात सिंपल कर रहा हूँ। बात यही है। मैं अभी भी समझ नहीं आई आपको? नहीं सर अब आ गई है कि उसने हमने वो माइनस भी करना था और उसकी अपनी इनकम भी रिकॉर्ड करनी थी। हाँ जाहिर बात है, मुझे आप ऐसे ना करो एडजस्ट करने की। आप कहो कि पहले मैंने 10 लाख ले लिया, मेरी इनकम बन गई, अब उनको मैं नहीं वापस करता तो ठीक है, मेरा 50 लाख रुपए मेरा लोन बनेगा। फिर उस क्वेश्चन में जब आपने इंटरेस्ट लेना है वो 5 लाख का ही, 5 मिलियन का ही लेना है आपने। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार अपने लोन को डिस्चार्ज करो, मैंने कहा ये लें जी 10 लाख रुपए वापस कर लें, मैंने उनको वापस कर दिया, ठीक है यस सर। जी।
और कोई क्वेश्चन हो, 4 मिनट है हमारे पास, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी सर बात सुने, ये क्वेश्चन तो इधर पढ़ाई से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन टेस्ट से रिलेटेड है, जो आपने सैटरडे को देना था ना, लेना था। जी जी जी। तो सर बात ये है कि सर आपने जो टाइमिंग दी थी वो 1 से 2 की है। अब 1 से 2 की नमाज की टाइमिंग भी होती है, तो क्या ये टाइम चेंज हो सकता है कि ऐसा टाइम रख सकते हैं जो इस टाइम पे नमाज का टाइम ना हो? जैसे आप कहें बेटा, मैंने तो आपकी कन्वीनियंट पे करना है ना। 3 to 4 कर लेते हैं। हाँ ये कर लें, थे कोई भी टाइम रख लें, मुझे इशू नहीं है, बस नमाज का टाइम हो ना हो ना। हाँ नहीं नहीं, बाकी अब कोई बात नहीं, जो जो बात ठीक है वो होनी चाहिए। दो से जो हाँ तीन कर लें बात सर। जी 3 से 4 ज्यादा। सर 2 से 3 सही है, 3 से ज्यादा लेट हो जाएगा। 2 to 3 कर लें। जी सर। हाँ 2 to 3 का। बाकी बच्चों को भी चलो जरा देख लें, उनसे पूछ लें, क्या टू पता टू किसी थ्री को बाकी शुएब दिक्कत बेटा ना। टाइमिंग मुझे याद करवा दो। शुएब जी सर, ठीक है, करवा दूंगा। मुझे याद करवाना है टेस्ट का ना। ठीक है सर। तो मीटिंग हम उसमें मीटिंग प्लान भी करेंगे, मैं आपके साथ बैठा भी होऊंगा टेस्ट देते हुए। देखें आप टेस्ट को इधर उधर करेंगे, उसमें से ये कहेंगे जी मैं पास हो जाऊं, तो एग्जाम में फेल हो गए तो क्या फायदा। वो इंडिपेंडेंट अपनी ईमानदारी से उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर करना है, ठीक है ना। तो जितना बेहतरीन आप उस पर यस। टाइम स्पेंड करेंगे, उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आ जाएगा। मकसद तो हमारा पास होना है ना। यहाँ पास फेल से तो इतनी वो इशू नहीं है, असल मकसद तो जी बाद सर। में पास फेल होना है। ठीक है ना जी। कोई और क्वेश्चन जी हो आपका? एक्सक्यूज मी सर। सर ये ये आपको ये आपको पॉइंटर नजर आ रहा है? यस सर। तो सर एक और सवाल भी था, वो हाँ जी। आज का ये मतलब कल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कल का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन परसों के कॉन्सेप्ट से सवाल था। हाँ जब वो से जो, मर्जी पूछें आप। हाँ तो ये लोन का था, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कंपनी का लोन का ना, तो टैक्स ईयर के अंदर अगर वो 3-4 बार कंपनी से लोन ले तो आपने बोला था 1 मिलियन से ऊपर जैसे ही क्रॉस हुई तो टैक्स ट्रीटमेंट हम करेंगे। लेकिन सर अगर इन केस ठीक वो है। कंपनी की ब्रांच अगर एक पाकिस्तान में हो, एक बाहर आउट ऑफ कंट्री हो, और वो जो बंदा हम्म है वो इधर से भी लोन ले और आउट ऑफ कंट्री भी लोन ले, ठीक है, फिर हम क्या हम्म देखेंगे? हम ये देखेंगे कि उनकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, उस तरह से उसके हेड ऑफिस अगर पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, या फॉरेन में तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि उसने लोन कहाँ से ज्यादा लिया है, मतलब हम नहीं, इसको ये किस तरह तो से हल लॉ करें? ने बेटा, ये तो लॉ ने बात की ही नहीं कि वो लोन कहाँ से लेता है, जहां से मर्जी ले। लोन की एक ये भी अच्छा। शक्ल हो सकती है कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो मैं कहता हूँ यार मुझे गाड़ी ले दें, तो 10 लाख की मुझे 15 लाख की गाड़ी दे देते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी मैं आपको दे दूंगा, ये भी तो लोन ही है ना। लोन कहीं से ले लें, एम्प्लॉयर से ले लें, उसके एसोसिएट से ले लें, पाकिस्तान से ले लें, पाकिस्तान से बाहर से ले लें, पाक रुपी में ले लें, डॉलर्स में ले लें, कोई एसेट खरीद वो मुझे खरीद के दे दें, उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है उसके अंदर, लॉ के अंदर। ठीक है ना, आपको मिल गए पैसे, दैट्स इट। उसकी वो जो है ना वो 10% आपकी इनकम में ऐड होगा, अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो। ठीक। ओके। जी जी ठीक हो। हाँ। देखें एक चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि टैक्स को प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने मिक्स नहीं करना प्लीज, आप परेशान होंगे। आपने कुछ चीजें जहन में रखनी है। नंबर 1 कि पाकिस्तान का हर शख्स ईमानदार है और वो हर वक्त टैक्स देने के लिए बेचैन है बेचारा। ठीक है। जो भी मुझे न्यूमेरिकल दिया गया है ना, उसके लिए आपने उसमें कोई नेगेटिव अजम्पशन नहीं खुद से लेनी, जब तक कि एग्जामिनर आपको ना दे। डू नॉट टेक नेगेटिव अजम्पशंस, नेगेटिव अजम्पशंस आपने नहीं लेनी, ये इशू है। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे मेल आई है ऑफिस की तरफ से, ये आपको एक नोटिस नज़र आ रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप लोग जो है अपनी फ़ी या तो इस अकाउंट में जमा करवा दें। ठीक है, अकाउंट पहले भी आपको पता होगा जिन बच्चों ने फ़ी डिपॉजिट करवाई है। ठीक है, इजी पैसा का अकाउंट भी है ये तनवीर साहब का, आप जो है यहाँ भी उनको करवा सकते हैं, जो भी आपका सिलसिला उनके साथ हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने इसी इजी पैसा पे करवाने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप आपने
वो करना है, ठीक है ना। तो सर यही उनका इसकी कोई ड्यू नंबर है, डेट, यही इजी पैसा है। और हाँ जी, सर इसकी इसकी कोई ड्यू डेट है? मेरा तो ख्याल है कि आज ही करवा दें, अगर चलें आप सर, ठीक। करवा सकते हैं। मुझे तो पता नहीं है, मुझे मेल आई है, वो मेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, ठीक है। तो ये प्लीज जो है मैसेज ना मैसेज वैसे, उसको देख लें। सर ये जी, मैसेज 2 दिन पहले आ गया था फीस का अच्छा, मैसेज। आपको मिल गया हुआ मैसेज? जी सर। हाँ ठीक है। मैं आपको ना हम एक बात बताऊं, जिंदगी में स्मार्टनेस कुछ भी नहीं है। मैं एक अपना वाक्य आप लोगों से शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदन। ये किस में है? कुरान के अंदर। और कुरान क्या है? अल्लाह की किताब। अल्लाह कौन है? जिसने हमें बनाया, इस दुनिया को बनाया, इसका निजाम चला रहा है। तो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदन। है लोगों जो अल्लाह से डरते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। क्या इनाम मिलेगा? युस्लिह लकुम आमालकुम। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे काम मैं सीधे कर दूंगा। आप अपनी सीए की एग्जांपल लें कि आपने उससे उनसे जो कमिटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से, राइट, आप उनसे पूरी करते हैं, उनसे बात ठीक करते हैं, गलत नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला का आपसे वादा है कि तुम्हारे काम मैं ठीक कर दूंगा, यानी तुम्हारे सीए में मैं बरकत डाल दूंगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और जो पिछले गुनाह कर चुके हो वो मैं माफ कर दूंगा। मैं जब सीए स्टार्ट किया तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि अशफाक साहब पढ़ाते हैं, तो इमरान उनके पास चले जाओ क्लास में। बड़ा रश होता था उनके पास क्लास में। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। मेरे वो मुझे पर्सनली भी जानते थे, मेरे उस्ताद भी थे, बड़े मोहतरम थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो फीस नहीं है, ठीक। उसने मुझे कहा कि काम करो, क्लास में चले जा करो। वो कभी कभी बंदा आता है और वो तुम्हें जो है वो वहां से कह दिया करेगा, तुम चले जाया करना। मैंने कहा यार बात ये है, तो मैं कहा फिर? कहता फिर आ जाया करना। वो ऐसे ही बस चलता है यार, काम चला लिया करो। मैंने एक चीज सोची कि यार जिंदगी में मैं एक काम शुरू करने लगा और मैं झूठ से ही करूं, ठीक। इनसे जाके कहता हूँ अगर ये मुझे फ्री बैठने देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं। खैर उन्होंने कहा जी पैसे दें, मैं नहीं गया। मेरा एक दोस्त था तो मैं उससे पढ़ लेता था जाके। वो बेचारा जैसा कुछ ने पढ़ाना, अल्लाह ना उसको समझ आती थी ना मुझे भी, जो कुछ समझ आना मैंने कर करा के खैर आ जाना। लेकिन मैं वो गया नहीं क्लास में। तो मैं कहा यार मेरे पास जब पैसे होंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन आज देखें कि मैं आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ हूँ, और मैं ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पता नहीं कितने स्टूडेंट अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक। मुझे वो खुद ही बताते हैं। ये अभी इस अटेम्प्ट में मैं हरम में था, तो एक साहब आए और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा सर मैंने आपकी कैब से आपको पहचाना है। मैंने उसे पहचान लिया, वो मेरा स्टूडेंट था किसी टाइम पे। मैंने कहा सुनाओ। कहता सर मैं इधर ही होता हूँ और मैंने सीए कर लिया हुआ है। मैं कहा अच्छा माशाल्लाह। और कहता सर मेरी यूके में जो है ना वो जॉब हो गई है, पहले सऊदीया में थी, अब मैं यूके जा रहा हूँ। आज मेरा लास्ट डे था और आपसे मुलाकात हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत भी दे दी, सारा कुछ कर दिया, नीयत ठीक की मैंने। तो इसलिए बेटा इससे कुछ नहीं होता, लोगों को चालाक बन के करने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आप एक साल के बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, मेरा इस बात पे यकीन है। अपने घरों में करके देखें। किसी बच्चे को बुलाएं, उसे कहे इधर आओ बेटा, ठीक है, उसे बुलाएं, उससे प्यार करें, उसकी पपियां लें। और आपने उसे कहा हुआ था कि इधर आओ मैं तुम्हें चीज ही देता हूँ, तुम्हें मैं स्वीट्स देता हूँ, और आपने जनाब अपना काम किया और उसको छोड़ दिया, ठीक। उसके जहन में वो बात अटक गई कि यार ये इसने मुझे दिया कुछ नहीं है। फिर एक दिन उसने आप उनके घर गए और कहा इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ मेरा बेटा, ये लो ये लो ये लो। और फिर पकड़ा जनाब। वो मेरा ख्याल है तीसरी दफा नहीं आएगा आपके पास, वो कहेगा ऐसे बकवास कर रहा है ये, हाथ में इसके है कुछ नहीं। जनाब ऐसे ही मुझे जनाब वो मेरी पप्पियां लेता और मुझे छोड़ के मेरा मुंह गंदा करके कोरोना वायरस सारे मेरे मुंह पे फेंकता और उसके बाद चला जाता है ये। तो जब एक बच्चे को हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, तो बड़ों के साथ बेटा हम कैसे कर सकते हैं? मेरा तो ये यकीन है, बस मैं इसी यकीन के ऊपर जिंदगी गुजार रहा हूँ कि यार मैं तो एक बच्चे को भी बेवकूफ नहीं बना सकता, तो बड़ों को क्या बेवकूफ बनाना।
तो ये ऐसे ही खाम ख्याली होती है। बहरहाल वो आपका मैनेजमेंट के साथ एक सिलसिला है, वो जैसे भी आपने करना, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ज़रा प्लीज़ इस कमिटमेंट को वो देख लीजिएगा। चलें जी, अपने काम के ऊपर आते हैं। ये जी उनकी एक नोटिस था, मुझे आया हुआ था, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर। नहीं जी, आज हमने जो स्टार्ट करना था वो था टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल बेनिफिट्स यानी एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी, उसको निकाल दिया गया या वो रिटायर्ड हो गया, उसके बाद जो उसको बेनिफिट्स मिलेंगे उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं जी। ठीक है, उसमें जो पहला बेनिफिट है जी हमारे पास, वो है पेंशन। राइट, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। किताब ये आ गया जी हमारे पास, पहली इशू आ गया हमारे पास, पेंशन। ये है जी सेकंड शेड्यूल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेकंड शेड्यूल क्या है, एग्जेम्पशन का शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में टैक्स रेट्स और सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन से क्या मुराद, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स ना हो। एक लफ्ज होता है एक्सेप्शन, इससे मुराद होती है जो रूल बताया जा रहा है उसके ऑपोजिट। इनकम टैक्सेबल है तो उसकी एक्सेप्शन कब एग्जेम्प्ट होगी, इनकम एग्जेम्प्ट है तो कब टैक्सेबल मुस्बत। होगी उसकी एक्सेप्शन। अगर कोई एक्सपेंस अलाउ है तो उसकी एक्सेप्शन कब ये अलाउ नहीं है। तो जो भी बेसिक रूल है उसकी, तो एक्सेप्शन इज अ जनरल वर्ड एंड एग्जेम्पशन इज अ स्पेसिफिक वर्ड, इट कनेक्टेड विद द इनकम। तो ऐसे ही मुंह उठा के नहीं, जैसे दिल किया एग्जाम के अंदर वर्ड यूज कर लिया, जहां दिल किया एक्सेप्शन, जहां दिल किया एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का ताल्लुक इनकम के साथ है और एक्सेप्शन किसी के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। अच्छा जी, अब देखिएगा बेसिक रूल क्या है हमारा। पेंशन, पेंशन क्या होती है, पेंशन ये होती है कि आपको हर महीने मंथली बेसिस पे पेमेंट की जाती है। मंथली बेसिस पे एम्प्लॉय को पेमेंट होती है, इसको पेंशन बोलते हैं। और जी मैं पेंशन लेने जा रहा हूँ, इसका बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक साहब थे, वो एजी ऑफिस गए अपनी पेंशन लेने के लिए, पिछले 2 सालों की। वो बाहर चले गए थे, पाकिस्तान से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे तो पेंशन ना ले सके। वो एजी ऑफिस गए पेंशन लेने के लिए, तो वो जो अकाउंटेंट था उसने कहा कि जी आप, पेंशन की एक शर्त होती है कि एम्प्लॉय जिंदा हो, मरने के बाद पेंशन खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा जी आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करें और उस पे लिखवा के लाएं कि मैं ही और मैं जिंदा हूँ। 2 सालों की पेंशन थी, तो वो क्या किया, उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से लिखवाया और एजी ऑफिस ले आए कि मैं जिंदा हूँ। तो एजी ऑफिस ने उनको 1 साल की पेंशन दे दी। मसलन फर्ज करें ये 2019 की पेंशन उसको मिल गई, उसने कहा यार मेरी 2018 की भी नहीं मिली। तो उसने कहा कि जाओ और लिखवा के लाओ कि आप 2018 में भी जिंदा थे। उसने कहा यार तुम पागल हो भाई, अगर मैं 2019 में जिंदा हूं तो 18 में भी तो जिंदा ही था ना। उसने कहा जी हमें इसका नहीं पता, रूल हमारा यही कहता है कि जिस साल की पेंशन चाहिए उस साल का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो वो बेचारा जो था वो दोबारा 2018 का भी सर्टिफिकेट लेके आया। तो डॉक्टर ने उसके ऊपर भी लिख के दिया कि हाँ मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये बंदा 2018 में भी जिंदा था ये। तो बहरहाल एक बड़ा इसके पेंशन के साथ इंटरेस्टिंग एक वाकया है जो ऐसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। बहरहाल तो जो बात हो रही है पेंशन की, कि पेंशन मैंने क्या कहा कब मिलती है, पहली बात रिटायरमेंट के बाद। जब मैं रिटायर हो गया, मैंने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद ये मुझे पैसे मिलेंगे। ये पैसा कहाँ से आया, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या मेरा पैसा था। द आंसर इज नो, ये पैसा मेरा नहीं था। ये मेरे एम्प्लॉयर ने, जब से मैं नौकरी कर रहा था, वो कुछ ना कुछ पैसे मेरे अकाउंट में कहीं इन्वेस्ट कर रहा था
और जब मैंने छोड़ा तो उसने सारे पैसे मुझे दे दिए। तो ये वही पैसे हैं जो उसने मेरे अकाउंट में ऐड किए हैं। अब देखना कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, राइट। पेंशन इज फुली एग्जेम्प्ट, ले जी, पेंशन इज फुली एग्जेम्प्ट। ये बात आपने पहली चीज ज़हन में रखनी है, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं मेंशन तो पेंशन एग्जेम्प्ट है। हाँ, पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो सकती है। कब? ये दो कंडीशन है, इसको कहेंगे एक्सेप्शंस। ये क्या है? उसकी रूल की एक्सेप्शन है। दूसरा, यानी व्हेन पेंशन इज टैक्सेबल, व्हेन पेंशन इज टैक्सेबल। अगर एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं तो पेंशन एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर इनमें से ए और बी दोनों में से कोई कंडीशन आपको एग्जाम में बता दी जाए तो फिर आपने जरूर सोचना है, राइट। इसके साथ एक चीज जरूर सोचनी है, उसकी एज। क्या कहा मैंने? एज सोचनी है। अगर उस एम्प्लॉय की एज, राइट, जो है वो 60 साल से ज्यादा हो तो फिर आपने नीचे सोचना ही नहीं, फिर पेंशन है ही एग्जेम्प्ट। बड़ी क्लियर कट मैंने आपको बात कही कि अगर एज उसकी 60 साल से ज्यादा है तो फिर पेंशन टैक्सेबल हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर उसकी एज 60 साल या उससे कम है और इनमें से कोई ए या बी कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो गई तो फिर पेंशन टैक्सेबल हो सकती है। नंबर 1, कैसे? इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर or any of its associate after retirement, then pension shall be taxable। कि उसको छोड़ के तो दोबारा उसके पास या उसके एसोसिएट के पास चला जाता है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें, एक साहब थे, शालामार हॉस्पिटल में काम करते थे, ठीक। तो यहाँ से वो रिटायर हो गए। फर्ज करें कि वो अकाउंटेंट थे उसके, तो यहाँ वो जॉब करते थे, उनको यहाँ से पेंशन मिली, फर्ज करें 100 रुपया। उन्होंने, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे, रिटायरमेंट पूरी हो गई, उन्होंने उनको कहा कि यार एक काम करो। उन्होंने अकाउंटेंट ने कहा शालामार हॉस्पिटल को कि यार मुझे कुछ नौकरी दे दें और मैं फारग रह के नकारा हो जाऊंगा। उन्होंने कहा एक काम करो कि आप पैकेजेस चले जाओ। पैकेजेस लिमिटेड क्या है? शालामार और पैकेजेस दोनों एसोसिएट है आपस में। तो उन साहब ने पैकेजेस में जॉब कर ली। अब देखिए, उसने एम्प्लॉयर के पास तो जॉब नहीं की, किसके पास चले गए? पैकेजेस के पास। अब ये एग्जेम्पशन नहीं होगी, अब ये टोटली टैक्सेबल होगी। अच्छा, लेकिन इनकी उम्र ही 70 साल थी, तो लिहाजा इनके ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। यानी ऐसे ही समझ लें कि जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी उसके ऊपर पेंशन एग्जेम्प्ट ही होगी। तो लिहाजा उन्होंने बेशक इसको ज्वाइन किया, इसको जो पेंशन मिली थी उस पर टैक्स नहीं होगा। दूसरा, if a person receives more than one pension, then exemption shall be applied to the higher of such pension received। जो हायर है उस पे उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। इसका क्वेश्चन हम करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर पेंशन इज ₹50,000 per month। He resigned on 31st of March। At the time of resignation his age was 65 years। The employer has given him pension of 50,000 per month। और एम्प्लॉयर ने उसको 50,000 रुपया पेंशन देना शुरू कर दी पर मंथ। बिल्कुल सिंपल केस। अब बताएं कि इसका जब उसकी एज 60 से ज्यादा हो गई तो फिर वो है ही एग्जेम्प्ट। इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखें, हम कहेंगे बेसिक सैलरी $50,000 पर मंथ। अब एग्जाम में नहीं बताया ना कि वो नॉर्मल है, टैक्स ईयर या स्पेशल है, तो क्या रीड करेंगे? नॉर्मल।
तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जुलाई से। जुलाई से लेके मार्च तक कितने माह हो गए? 9 माह। तो इंटू 9, तो कितनी उसकी सैलरी आ गई? 450,000। दूसरी चीज क्या मिल रही है उसको? पेंशन। कितनी? 50,000 पर मंथ। मार्च से शुरू हुई है ना, तो जून तक कितनी हुई? 3 इज इक्वल टू 150। तो ये क्या है? एग्जेम्प्ट। तो इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 4,50,000। ठीक हो गया जी? बिल्कुल, यानी जहन में ही आपने यही रखना है यार, पेंशन एग्जेम्प्ट है, बस पेंशन इज एग्जेम्प्ट। चलें आगे चलते हैं। जी, उसके बाद है जी बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर पेंशन 2 is rupees 50,000 per month. He resigned on 31st March. At the time of resignation, his age was 45 years. The employer has given him pension 50,000 per month. ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ गई। मुझे बताएं पहले और 2 में कोई फर्क है? सर एज का भाई वो फर्क है। किसी एक्सेप्शन में, ये किसी एक्सेप्शन में जा ही नहीं रहा। यस सर, वो इसकी भी एग्जाम्प्ट भाई होगी। इसकी भी एग्जाम्प्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का दोनों का आंसर सेम होगा। एक्सेप्शन का तब सोचना है या 2 पेंशन मिल रही हो या उसकी री एम्प्लॉयमेंट हो जाए। अगर ऐसा सीन है ही नहीं तो एज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके, चलें जी, अब आते हैं बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर पेंशन 3 is 50,000 per month. He resigned on 31st of March. At the time of resignation, his age was 65 years. The employer has given him pension of 50,000 per month. He is also getting monthly pension 40,000 from a government department. उसको एक और जगह से भी पेंशन मिल रही है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब एक्सेप्शन आ गई। एक पेंशन ये मिल रही है और एक पेंशन, 2 पेंशन हो गई। अब लॉ कहता है कि इनमें से हायर वाली जो पेंशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हायर वाली एग्जेम्प्ट होगी, ये वाली, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसकी एज 60 साल या उससे कम हो। लेकिन उसकी एज कितनी है? 65। इसका मतलब ये भी एग्जेम्प्ट हो गई, क्योंकि 60 साल से बड़े बुजुर्गों के ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अंडरस्टैंड? तो अब हमारा क्वेश्चन 3 क्या होगा? हम उसमें लिखेंगे पेंशन जो उसको एक मिल रही है और दूसरी पेंशन 40,000 इंटू 12। ये तो ऑलरेडी इनको मिल रही थी ना, तो ये कितना हमारे पास आंसर आ गया जी? 40,000 इंटू 12, 480,000। तो ये भी क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। तो इनकी कितनी आ गई टैक्सेबल सैलरी मिस्टर 3 की? ये वाली समझ आई जी आपको? दोनों क्यों एग्जेम्प्ट हुई? क्योंकि उनकी एज कितनी थी? 65 साल, 60 साल से ज्यादा थी। इट्स ओके जी? जी मेरे लाल समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब चलते हैं जी 4 के ऊपर। कहते हैं जी बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर पेंशन 4 50,000 पर मंथ। ही रिजाइंड ऑन दिस सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है? एज का। इसकी एज है 45 साल, उसको एक पेंशन इधर से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है। अब देखें फर्क कहाँ आएगा। अब उसकी एज क्या है? अब उसकी एज क्या है? 45 साल। ठीक, तो अब ये वाली अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी नहीं आ रही। जी। अब आवाज आ रही मेरी बेटा आपको? सर थोड़ी डिस्टोर्शन अब आ रही है आवाज सर, आ थोड़ी। रही, डिस्टॉर्शन आ रही है?
तो आवाज क्लियर है भाई, पंखे की आवाज तो नहीं आ भाई का रही? नेट नहीं सही पंखे से, की आवाज आवाज आपकी क्लियर क्या है बात? बेटा सबको ऐसे ही है। शुएब आपको भी आवाज नहीं आ रही मेरी? नो सर, आवाज आपकी क्लियर है बिल्कुल। बेटा जिसको प्रॉब्लम है ना, जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें या अपने इंटरनेट को जरा रीसेट कर लें। अरहम, आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी। शाहजेब, शारिक, उसामा, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर जी आपकी आवाज ओके है। यस सर, आपकी बेटा वो आवाज आ अपना रही है। हमारे नेट में तो मसला है, मेरा भी नेट थोड़ा इशू अच्छा कर रहा है, चलिए, लेकिन आपकी आवाज सही आ रही है। चलिए बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, अब क्या होगा कि चूंकि इसकी एज का इशू है और उसको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है, तो अब क्या होगा बेटा कि ये जो है ना ये वाली, ये उसकी टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। और अब उसकी जो इनकम है वो हमारे पास इतनी आ जाएगी, 6 लाख रुपया। समझ आई? लेकिन इसको एक बड़े वाली अमाउंट की एक्सेप्शन मिल जाएगी, वो उसकी एग्जाम्प्ट ही रहेगी। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। 5वें पे आ जाएं। मिस्टर पेंशन 5, सर 40,000 वाली एग्जाम क्यों होगी यहाँ पे? उनकी सैलरी वही है, रिजाइन भी उन्होंने एट द टेबल। जी, लॉ सर ने कहा यहाँ हुआ पे है ना जो कि अगर 2 आपने पेंशन मिलेंगी और आपकी एक, सर को बेटा ये देखो तलहा, ये हमने इसमें पढ़ा, ये देखो कि इफ अ पर्सन रिसीव्स मोर देन 1 पेंशन देन exemption shall apply only to the higher of such pension received। उसको एक पेंशन जो है वो पहले केस में एक ही पेंशन मिल रही है, दूसरे केस में 2 या 3 सर, पेंशन लेकिन मिल आपने रही है। हायर बेटा 50,000 वाली एग्जाम्प्ट एग्जाम होगी है ना। इसमें। सर आपने 40 वाली बेटा एग्जाम नहीं, कर दी। आप लोअर नहीं एग्जाम्प्ट की है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। बेटा नहीं, लोअर नहीं एग्जाम्प्ट की आपने। इधर देखो जरा, मैंने लोअर ही कहाँ की है, मुझे बताओ। लोअर की है, मतलब वो लोअर। 1.5 लाख रुपया ज्यादा है या 4,80,000 ज्यादा है? इनमें से हायर कौन सी है? अपने ईमान से बताएं, 4,80,000 ज्यादा होता है या 1.5 लाख 480 रुपया सर, ज्यादा होता है? तो भाई मैंने 480 वही सर। एग्जाम्प्ट की है। हाँ जी, क्या ख्याल है? ये सबको यकीन है ना कि 4,80,000 ही ज्यादा होता है? यस सर। किसी को शक हो तो बता सर सकता है सर मुझे। ये तो सर जी अमाउंट वो को पर देखेंगे मंथ ना। को देख रहे हैं, पर ईयर को नहीं देख रहे। हाँ नहीं तो पर मंथ वहां लिखा हुआ है कहीं पे? मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है कि जो टैक्स लायबिलिटी जो टैक्सेशन होती है वो एनुअल पे डिस्कस हम कर रहे होते हैं, अनलेस के लॉ हमें कहीं कहे ना। कैलकुलेशन हमेशा एनुअल पे की जाती है, टैक्सेबल इनकम से मुराद कैलकुलेशन एनुअल जो टैक्सेबल। आप समझ आ गई? चलें जी। नहीं आप पूछ लीजिएगा किसी से, कोई इशू नहीं है। मसलन आप ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर ना इतबार करें, किसी से और से पूछ लीजिएगा जी 1.5 लाख में से या 4,80,000 में से कौन सी अमाउंट होती है। चले ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। नहीं जी, 50,000 पर मंथ ही रिजाइंड ऑन दिस। अच्छा जी, द एम्प्लॉयर हैज गिवन 50,000 per month during the year, he has also received 2 million from the approved gratuity fund। ग्रेचुटी फंड भी उसको साथ मिल रहा है। चलें ये तो अभी जो क्वेश्चन है अभी ग्रेचुटी फंड आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली चारों चीजें तो क्लियर है आपके पास, उसमें तो इशू नहीं है। अब चलते हैं जी हम दोबारा। लें जी, पेंशन को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। क्या जी? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये क्या चीज होती है? देखें, एक सोने की मुर्गी वाले, आपने शायद वो पढ़ी हो, लालच बुरी बला है। एक साहब थे तो उनके पास एक मुर्गी उनको मिली जो सोने का अंडा देती थी, तो वो रोज एक अंडा खाते थे। उन्होंने सोचा कि यार मैं रोज ही एक अंडे का इंतजार करना पड़ता है, क्यों ना मैं मुर्गी ही जिबा कर लूं। तो उन्होंने मुर्गी जिबा की तो वो उन अंडों से भी गए।
तो क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर से ये कहें कि सर जी आपकी मेहरबानी है, आप ये हर महीने ना मुझे दें, मुझे एक ही दफा दे दें जितने पैसे आपने देने। वो कहते ठीक है जी 30,000 हमने आपको देना था हर महीने, आपका 30 लाख रुपए पड़ा हुआ, ये ले जाए। तो आपने क्या किया, तो जो लमसम अमाउंट होती है ना उसको हम कहते हैं क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन। ये क्या है, लमसम अमाउंट। फर्क समझ आइए आपको? पेंशन पीरियोडिकल पेमेंट है, ताहयात मिलती है, और क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन एक ही दफा मिलती है। अच्छा, बाज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने ये ऑब्जर्व किया, वहां पर पेंशन भी देते हैं और क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन भी देते हैं। ये लड़ाई नहीं हो सकती कि ये क्या बात हुई, भी हमने प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं बात कर रहे। हमारा काम है जो एग्जामिनर कह रहा है उसका सर टैक्स किसी ट्रीटमेंट के करें। माइक से आवाज आ रही जी है, किसी बच्चे के माइक से आवाज आ रही है, काइंडली से कहते हैं कि माइक बंद करे अपना। मैं आज भूल गया शुएब को ना, मैं वो उसको राइट्स देने। क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन समझ आ गई, ये फर्क है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जेम्प्ट, खत्म, कोई टैक्स नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड पेंशन स्कीम फुली एग्जेम्प्ट। स्कीम और फंड में मैंने आपको फर्क बताया था, अगर आपको याद हो, बताया था ना। स्कीम जिसके अंदर आप प्रोविजन क्रिएट करते हैं, और फंड जिसके अंदर कि आप क्या करें, पैसे प्रिंसिपली डालें, खुद डाल दें। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। कारोबार कभी सुना करते हुए लोगों को, सुना है कि नहीं? सुना है सर। हाँ जी, अब सुनिएगा, लोग कितनी तरह के होते हैं। देखिए, मैंने अपने वालिद साहब को जो कारोबार करते देखा ना, वो कैसे करते थे कि उन्होंने लेट्स सपोज के 100 रुपए का स्टॉक परचेज किया, उसमें 20 रुपए प्रॉफिट हुए, तो उन्होंने उसमें से 10 रुपए खर्च कर लिए और 10 रुपए इसमें डाल दिए, तो अब उनका पैसे कितने हो गए, 110। उस पर प्रॉफिट हुआ, कुछ इस्तेमाल कर लिया, इसको कहते हैं फ्लो बैक मैकेनिज्म। अच्छा, मेरे एक चचा है, वो भी कारोबार करते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो 100 का उन्होंने कारोबार वो किया, 100, 20 प्रॉफिट हुए, तो वो क्या करते हैं कि 10 रुपए एक्सपेंस कर लिए उन्होंने और 5 रुपए एक बैंक में जमा करवा देते हैं वो, और अपने कारोबार में 105 लगाते हैं। अच्छा, लेकिन कारोबार से कभी वो पैसे निकालते नहीं है, ड्राइंग्स नहीं करते। समझ आ रही है? अच्छा, अब जब भी कभी जरूरत पड़े जिंदगी में, तो वो कहाँ से लेते हैं, बैंक से। बेटी की शादी करनी है, घर खरीदना है, दुकान परचेज करनी है, तो उन्होंने इधर से लेने हैं। मेरे वाले साहब क्या करते हैं कि वो बैंक में नहीं करवाते, वो फ्लो बैक करते रहते, बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जब भी पैसा निकालना हो वो कारोबार से ही निकालते हैं। अब समझ आइए फर्क क्या है। इसको कहेंगे स्कीम और इसको कहेंगे फंड। अभी भी समझ आई कि नहीं फंड और स्कीम में फर्क? आगे आगे सर। सर। बड़ी मेहरबानी। तो ये स्कीम है, अप्रूव्ड पेंशन स्कीम फुली एग्जाम्प्ट। उसके बाद है अनअप्रूव्ड पेंशन। अच्छा, ये अप्रूव्ड क्या होती है, पहले ये भी मैं आपको जरा लफ्ज बता दूं कि व्हाट इज मेंट बाय अप्रूव्ड। अप्रूव्ड से ये मुराद है कि आप, जी ये अरहम का कोई मैसेज आया, जी अप्रूव से बेटा क्या मुराद है, अप्रूव से मुराद ये है, मैं चेक करता हूँ अरहम। अप्रूव से ये मुराद है कि एक कंपनी है, जैसे शालामार हॉस्पिटल है, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास जाए और उसे बताए कि जनाब हम एक स्कीम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इनको कहे ओके गो हेड, इजाजत है। अच्छा, या शालीमार हॉस्पिटल इनके पास जाए बगैर जो है वो पेंशन शुरू कर ले, दिस इज नॉट इलीगल। ये बात याद रखें, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अब चाहे तो इजाजत लेके काम शुरू कर लें, चाहे तो ना लें। उससे क्या होगा,
उससे आपको भी नुकसान होगा और एम्प्लॉइज को भी नुकसान होगा। क्या? अगर आपने इसकी अप्रूवल ली हुई है तो एम्प्लॉय जब रिटायर्ड होगा उसको 50 लाख मिलेगा तो सारे का सारा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आपने अप्रूवल ना ली तो उस बेचारे को नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 75,000 मैक्सिमम और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। सुनिएगा जरा, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल वो दूं। देखें, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है मिस्टर सी। मिस्टर सी, ये तीन लोग हैं और इनको पेंशन मिल रही है। कितनी पेंशन मिली? मिस्टर ए को अनअप्रूव्ड पेंशन मिली 1 लाख रुपया, मिस्टर बी को मिली 3 लाख रुपया और मिस्टर सी को मिली 30 लाख रुपया। अब देखना यह है कि इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। देखें कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है 75,000 ये मॉनेटरी लिमिट है और 50%। मुझे बताएं इसका 50% क्या है? 50,000। दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी है? 50,000। तो इसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 50,000 की। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई? 50,000। अच्छा, अब इसका 50% क्या है? 150 और 75,000 विच एवर इज लोअर। तो कितनी एग्जेम्पशन होगी? 75,000। ये आ जाएगा 2,25,000 रुपये इसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाएं मिस्टर सी की तरफ। इसका 50% क्या है? 15 लाख रुपया और 75,000 विच एवर इज लोअर। 75,000 लेस कर दें, ये एग्जेम्प्ट है उनकी, ठीक है। और इसकी आ जाएगी जी 2925 टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी जी। ठीक हो गया। तो इससे ये पता चला कि अनअप्रूव्ड पेंशन मैक्सिमम 75,000 तक जो है वो एग्जेम्प्ट हो सकती है। अब एग्जामिनर आपको छेड़ेगा कैसे? मैंने बताया ना कि दो रास्ते हैं, एक रहमान का और एक शैतान का। तो एग्जामिनर हमारे साथ पेपर में शैतानियां करता है, छेड़ता है हमें, चेक करता है हमारे कॉन्सेप्ट को कि ये कितना पक्का है। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि एक मिस्टर सी को पेंशन मिली अनअप्रूव्ड पेंशन फंड से जबकि उसकी एज 70 साल थी, ठीक। अच्छा, उसने क्या किया? जो ये वाली चीज थी ये किसी और क्लॉज से पकड़ ली और एज वाली पेंशन से पकड़ ली। दे आपको क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन रहा है और एज से क्या कर रहा है? छेड़ रहा है आपको, एक और चीज आपको दिखा रहा है। ये बात समझ आ रही है? हालांकि इसका इसके साथ कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन को उसके रूल के मुताबिक देखना है, पेंशन को पेंशन के मुताबिक देखना है। इसमें कहीं एज लिखी हुई है? इसके साथ कहीं भी नहीं लिखी हुई। क्यों जी, बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। मैं अब इनकी बात नहीं कर रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अनअप्रूव्ड पेंशन जो है, अनअप्रूव्ड पेंशन टोटली टैक्स हो जाए, ये 75,000 की एग्जाम्पशन भी खत्म हो जाए? यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन लोगों की ये सारी की सारी अमाउंट टैक्स हो जाए, इनको ये एग्जाम्पशन ही ना मिले? ठीक, द आंसर इज यस। नंबर 1,
इफ अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, इसके साथ क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अनअप्रूव्ड। Any payment received by a director of the company who is not a regular employee of the such company। जो डायरेक्टर होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होते हैं डायरेक्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ये एग्जेम्पशन मिलेगी। वो डायरेक्टर जो सिर्फ नाम के होते हैं और वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, उनको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। किसकी बात हो रही है? अनअप्रूव्ड की। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट को भी ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अच्छा, अब सुनिएगा एक नई बात। अगर आपको कहा जाए पेंशन रिसीव्ड, अप्रूव्ड पेंशन रिसीव्ड बाय अ नॉन एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। हाँ जी, एग्जेम्प्ट, शाबाश। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अप्रूव्ड पेंशन इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ये जो तीन कंडीशन है बेटा, इसका ताल्लुक अनअप्रूव्ड के साथ है। इस तरह से ध्यान से पढ़ना है कि मुझे एग्जाम में क्या दिया जा रहा है। इररेलेवेंट चीजें आपको दी जाएंगी, आपने एग्जाम में इररेलेवेंट चीजों को क्या करना है? उतारते जाना है। आजकल वाटरमेलन आया हुआ है, छिलके खाते हैं उसके? नहीं खाते ना, उतार देते हैं ना, उसका जो गोदा है वो खाते हैं। इसी तरह पेपर में भी आपने करना है। अगर एग्जामिनर आपको इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसको स्क्वीज करते जाना है, निकालते जाना है, सही इंफॉर्मेशन लेके आगे चलनी है। अच्छा जी, ग्रेचुटी की तरफ आ जाए। लेकिन अच्छा देखें जी, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में बहुत थोड़ा फर्क है, देखिएगा। अच्छा, ग्रेचुटी और कम्यूटेशन पेंशन में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, ये नाम का फर्क है। ये क्या है? नाम का फर्क है। जैसे हम लोग हैं, हम कहते हैं जी ये गोरा है, अंग्रेज है, और ये पाकिस्तानी है, ये ब्राउन मैन है, या जो गंदमी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना? तो ये फर्क है, बस है दोनों एक ही चीज है, वो भी लमसम है, ये भी लमसम है। अच्छा, ये देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जाम्प्ट, वो भी एग्जाम्प्ट थी। ठीक। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, देखें वहां स्कीम का लफ्ज था और यहाँ पर वर्ड क्या हुआ? फंड का। तो अप्रूव्ड है, ये भी एग्जाम्प्ट, कोई फर्क नहीं है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, वहां भी एग्जाम्प्ट थी, यहाँ पर भी उसी तरह एग्जाम्प्ट है, विच एवर इज लोअर। हाँ, यहाँ पर एक चीज आई है नई, वो है स्कीम। क्या है? स्कीम। वो है एग्जाम्प्ट अप टू 300,000। ठीक। क्या है? अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम कितनी है? एग्जाम्प्ट अप टू 300,000। अच्छा, इससे क्या पता चला? हम अगर इसको समराइज करें तो हम कहेंगे आपकी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसको मैं यहां जरा ट्राई करता हूं। आपकी हो गई जी, हमारे पास एक हो गई कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और एक हो गई हमारे पास ग्रेचुटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ठीक। उसके बाद अप्रूव्ड स्कीम, अप्रूव्ड स्कीम। अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है? एग्जेम्प्ट, और ये है 3 लाख तक एग्जेम्प्ट। ठीक है, यानी आप कहेंगे अप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन स्कीम एग्जेम्प्ट, ग्रेचुटी 3 लाख तक। और अगर हम कहेंगे अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, तो वो पेंशन नहीं होती, पेंशन जो है वो स्कीम ही होती है, इसलिए यहाँ इसके ऊपर तो उसने एप्लीकेबल नहीं होना। और ये क्या होगी हमारे पास? टोटली एग्जेम्प्ट। अच्छा, इतनी बातें क्यों याद करनी है भाई? अगर मैं 6 बातों की बजाय एक बात आपको याद करवा दूं तो मसला हल हो जाएगा आपका। क्यों भाई, बताएं ना। यस सर, हो अगर मैं जाएगा। 6 बातें याद करवाने की बजाय अगर आपको एक लाइन याद करवा दूं तो वो ज्यादा आसान नहीं है?
लिखें लिखें वो लाइन। अप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, अप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी received by the government employees are totally exempt। लिख लिया जी लाइन। अप्रूव्ड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ग्रेच्युटी and government employees commutation of pension and gratuity are totally exempt। however approved gratuity scheme is exempt up to ₹300,000। तो बेटा एक ही लाइन याद करनी है आपने कि अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम, ये देखें ठीक है, उल्टी बन गई है। इसको ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, तो बता सकता है ये क्या चीज है? बैटरी। हाँ, कौन सी? एजीएस की। अप्रूव्ड एजीएस की बैटरी जो है ये 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा मेरे सोने जो भी अप्रूव्ड हो या गवर्नमेंट की हो वो सारी एग्जेम्प्ट है। आसान हो गया काम के नहीं? देखें इस बैटरी ने कितनी चीजें हमें याद करवा दी। अब जरा देखिएगा कितना जबरदस्त काम हो गया। एक, बी, सी, ये हो गई सी, डी, ये सारी चीजें याद हो गई। अप्रूव्ड का लफ्ज आ जाए सारी एग्जाम्प्ट, मास वाए एजीएस के। एजीएस कितनी है? 3 लाख। अगर 2 लाख मिलेगी एग्जाम्प्ट, 3 लाख मिलेगी एग्जाम्प्ट, 5 लाख मिलेगी, तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 लाख रुपया एग्जाम्प्ट कर देंगे और बाकी 2 लाख रुपया सैलरी में ऐड कर देंगे, खत्म। और इसके साथ जो इसकी एग्जाम्पशंस हैं अनअप्रूव्ड की तकरीबन वही हैं। नॉट रिसीव्ड इन, अच्छा इसमें था नॉट रिसीव्ड का, हाँ नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, डायरेक्टर वाला भी सेम पॉइंट है, नॉन रेजिडेंट का भी। हाँ एक इसमें पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, वो ये है, बाकी सारे पॉइंट सेम है अनअप्रूव्ड के। एनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई, अनअप्रूव्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अनअप्रूव्ड की। any gratuity received by an employee who has already received any gratuity from same or any other employer। एक एम्प्लॉई को एक से ज्यादा कोई भी ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। आप घूम ना जाए, मैं पहले समरी जरा तैयार करूं फिर आपको समझ आएगी। नंबर 1, पेंशन is
totally exempt. Number 2, approved, जो भी चीजें हैं आपकी टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक। AGS, approved gratuity scheme, exempt up to rupees 300,000. 4, पेंशन अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड जो भी चीजें हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टोटली एग्जेम्प्ट. 5, unapproved, both gratuity and commutation of pension दोनों ही exempt up to rupees 75,000 or 50% of the amount whichever is lower. However, these are totally taxable if not received in Pakistan, received by non-resident and by a director who is not an employee of the company. फिर ये सारी लें जी, पूरे इस लेक्चर को मैंने समराइज कर दिया, इसकी तस्वीर खींच लें, रट्टा लगा लें इसको और एंजॉय करें। कुछ सवाल हो तो पूछ लें, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जी। सर अरहम का माइक ऑन कर दूंगा, मैसेज आ रहा है। अरहम का, उसके माइक को क्या हो गया? सर वो कह रहा है परमानेंट ऑफ हो गया। अच्छा, मैं वो चेक कर लूँ उसे जो है कहाँ पे। ये अरहम आ गया, उसके कहें कि वो जो है ना नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो, उसे कहें कि ये डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करे दोबारा। जी सर मैं कर, ठीक है जी सर। इसको मैं ना एग्जिट दे रहा हूँ, उसे कहें कि वो उसे कहें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करे, हो जाएगा ये। ओके मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ जी मेरे लाल, ये चीज समझ आ गई। अब चलते हैं बाकी क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे, ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? जी मेरे बेटे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर, यस सर। अच्छा, अभी मैं एक मैसेज करने लगा हूँ आपको, अभी मैं आपको एक मैसेज करने लगा हूँ। वो कल आपने मेरे से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने। मेरे से आपने ये है प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये टाइम सेव करने के लिए मैंने ये लेक्चर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। आप यहाँ लिखेंगे यूट्यूब में जाके इमरान शहजाद, तो ये मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ना भी लिंक मिले तो आपने वहां जाकर लिखना प्रोविडेंट फंड, तो ये आपको तस्वीर ये मिलेगी जहाँ सेठ साहब और एक साहब जो हैं ये बैठे हुए हैं। ये कंप्लीट लेक्चर है, यानी आपने ये नहीं कहना कि सर मौजूद नहीं है, आपने मुकम्मल तौर पर इसको सुनना है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी आप टर्मिनल बेनिफिट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई टेस्ट हुआ है ना तो वो ये टेस्ट हुआ है। सबसे ज्यादा
अगर कोई टेस्ट हुआ, ये मैं व्हाट्सएप में भी कर रहा हूँ इसका लिंक, ठीक है जी, ये मैंने इसमें व्हाट्सएप में भी कर दिया आपको। तो ये मेरे सोने आपने लेक्चर सुनना है मेरा, ठीक है। ये आप देखें कि आपको आवाज आ रही है ये? सर अभी वीडियो अनम्यूट है, उसको ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरी वीडियो की? सर बहुत हल्की है, मतलब सुनने के काबिल नहीं है। नहीं, आप जब डाउनलोड करके सुनेंगे फिर ठीक आएगी। यस सर, ओके सर। ठीक हो गया। तो ये आपने मेरा बेटा जो है ना, ये इसको आपने सुनना है। इससे आपको कुछ बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मैंने जो है वो इलस्ट्रेशन एक बनाई हुई है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर इसकी मैं डायरेक्ट टेस्टिंग करूंगा, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर फिर भी कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके ऊपर पहले मैं आपका फीडबैक लेने के बाद फिर चलूंगा। तो आप समझिए कि आज हमने एक नहीं बल्कि दो चीजें इसमें डिस्कस कर ली। हमारे पास पेंशन भी हो गई, और मैंने एक चीज इसमें डाल दी है प्रोविडेंट फंड की। घबराना नहीं है, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है आपने। अगर कोई टेंशन हुई तो मैं अवेलेबल हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे इमरान खान कहते हैं, ऐसे इमरान शहजाद भी आपको कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जी, वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, बजाय ये सॉल्व करने के मैं अगर आपको सेंड करूं, आप इस सॉल्व करें, समझा तो मैंने दिया आपको, तो क्या इसको मैं कल डिस्कस करूं आपके साथ? जी सर ठीक है। यस सर, ठीक है। मैंने ये नहीं मुकम्मल आपको समझा दिया, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूं, ठीक।